प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी आज आपको कक्षा 10वीं पुस्तक क्षितिज कोर्स आ का पाठ है लखनवी अंदाज, इसके बारे में पढ़ाऊँगा। सब प्रथम इसके हम लेखक के बारे में जानते हैं। लखनवी अंदाज के लेखक का नाम है यशपाल। अब हम जानेंगे यशपाल के जीवन परिचय के बारे में। यशपाल जी का जन्म 1903 यानी 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद, मतलब कांगड़ा किसी गांव का नाम है या किसी शहर का नाम है, वहाँ इन्होंने कक्षा 12 तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद लाहौर की नेशनल कॉलेज से उन्होंने BA किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह व सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी प्रमुख रचनाएं मुखर हैं। मतलब यथार्थवादी लेखक, मतलब यह बहुत महान लेखक है। इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव यानी वह समय भी देखा है जो आज़ादी की पहले गुलामी का समय था, और आज़ादी के बाद का भी समय देखा है। इन्होंने इनकी कुछ प्रमुख कहानी हैं: ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। मतलब अगर आप जो विभाजन है उसके बारे में ढंग से पढ़ना चाहते हैं, उस समय क्या हुआ होगा, तो यह उपन्यास झूठा सच जरूर पढ़िएगा। आपको किसी भी बुक स्टोर पर आप बोल दीजिएगा कि यशपाल जी की झूठा सच हमें पुस्तक चाहिए, उपन्यास चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। देखिए, यह पाठ जो है लखनवी अंदाज, यह दो बातों को वर्णित करता है। पहली बात कि किसी भी प्रकार की अगर हम चाहें तो लेखक कहानी बना सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन, नायक नायिका, खलनायक खलनायिका ये हों, वह कहानी बना सकता है। दूसरी बात यह है कि एक दुनिया होती है, दो प्रकार की दुनिया है। एक दुनिया वो होती है जो दिखावटी दुनिया होती है, दूसरी बनावटी दुनिया होती है, मतलब वास्तविक दुनिया होती है। बनावटी दिखावटी दुनिया एक ही है। बनावटी दिखावटी का मतलब होता है जिसमें हम अपनी अमीरी को दिखाते हैं, और वास्तविक दुनिया ये होती है कि वास्तविकता को दिखाना। चलिए, इस कहानी को समझने, मतलब वास्तविक दुनिया और बनावटी दुनिया को समझने के लिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी है लखनवी अंदाज। देखिएगा, लिखा है, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अर्थात जो गाड़ी है, ट्रेन है, वह जाने के लिए हॉर्न दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। मतलब जो व्यक्ति आराम से जाना चाहता है तो आप, एक तो रिजर्वेशन वाला डिब्बा होता है, एक जनरल बोगी होती है। आप जनरल बोगी में जाएंगे तो हो सकता है आपको बैठने के लिए जगह भी ना मिले, इसलिए आप अपनी खुद की सीट करके आप सेकंड क्लास में चले जाइए। सेकंड क्लास में क्या होगा कि आपको आराम से सीट मिल जाएगी, आप आराम से खिड़की पर बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो लेखक ने यही कहा है। दूर तो जाना नहीं था, लेकिन लेखक को दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मतलब लेखक ने तब भी, जब उसे दूर नहीं आना था, तब भी उसने लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया, क्योंकि वो चाहता था कि भाई आराम से किसी डिब्बे में किसी खिड़की के किनारे बैठे
बाहर के दृश्य का आनंद ले और साथ में अपनी कहानियाँ सोच सोच कर लिखता रहे। लेकिन गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक कह रहा है गाड़ी के छूटने का समय हो गया था, मतलब गाड़ी चल पड़ी थी। तो लेखक ने जल्द से ही एक डिब्बा खाली देखा और उसने सोचा ये डिब्बा खाली है, इसी में चढ़ जाओ। तो वो उसमें चढ़ गया। लेकिन अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद सज्जन पुरुष बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। मतलब डिब्बा खाली नहीं था। उसने देखा कि डिब्बे में एक बर्थ पर एक लखनऊ के नवाब लोगों से संबंधित एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए कोई नवाब बैठे हुए हैं, पालथी मारे बैठे हुए हैं। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे, मतलब अपनी गोद में एक तौलिया बिछाए हैं, उस पर 2 ककड़ी रखी हुई हैं। खीरा ककड़ी को ही कहते हैं। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कह रहा है मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मैं डिब्बे में आया तो शायद इस वजह से जो हमारे नवाब साहब हैं वो थोड़ा सा असंतुष्ट हो गए, डिस्टर्ब हो गए। लेकिन उन्होंने कुछ कहा है नवाब साहब ने। लेखक को ऐसा लगा, सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ के लिए चिंता में हो, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक़ करते देखे जाने में संकोच में हो। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि शायद नवाब हो, मैंने उनकी ककड़ी देख ली हो, उन्हें लगा हो कि बताओ नवाब ककड़ी खा रहे हैं, तो इस वजह से चिंता में हो। या फिर हो सकता है कि वो भी मेरी तरह लेखक हों और कहानी सोच रहे हों। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब नवाब साहब ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, नवाब साहब ने कुछ नहीं कहा। तो हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आँख चुरा ली। तो बोल रहा जब नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, तो मैं भी शांत हो गया। मैं भी नहीं बोला। लिखा है आगे खाली बैठे, मतलब खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कह रहा है जब भी खाली बैठता हूँ तो मन में विचार करने लगता हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है। नवाब साहब की अशुभता और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे और सोचने लगा कि आखिर नवाब साहब को इतना संकोच हुआ तो हुआ कैसे। वो लेखक अपने आप मन में कल्पना करने लगा। अब वो क्या कल्पना कर रहा है हम इसे देखते हैं। उसे लगा लेखक को कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। मतलब वो कल्पना कर रहा है लेखक कि हो सकता है नवाब साहब ने ये सोचा हो कि भाई अकेले ही टिकट, मतलब क्लास में अकेले ही रिजर्वेशन में सफ़र करेंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। और गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में जी। तो यह कह रहा है कि शायद उन्होंने टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा था, शायद लेखक सोच रहा था कि नवाब साहब सोच रहे हों कि बताओ सेकंड क्लास में नवाब साहब को सफ़र करते हुए देख लिया, इसलिए वो संकोच कर रहे हों। आगे लिखा हुआ है कि अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। मतलब लेखक कह रहा है शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि वो अकेले ही नवाब साहब सफ़र करेंगे और जब अकेले सफ़र करेंगे तो अकेले में कुछ भी खा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ककड़ी खरीद ली होगी। लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो अब किसी दूसरे के सामने वो ककड़ी कैसे खाए, इस चिंता में शायद हो सकता है नवाब साहब संकोच कर रहे हैं। लेखक ये सब कल्पना कर रहा है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा संबोधन किया। आखिरकार नवाब साहब ने लेखक से संबोधन कर दिया। लेखक से वो बोल गए, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे, मतलब ककड़ी खाएंगे क्या। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा।
भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया क़िबला शौक़ फरमाएँ। मतलब लेखक को ऐसा लगा कि वह मामूली समझ रहा है उन्हें, इसलिए लेखक से उन्होंने जब पूछा कि आप शौक़ फरमाएंगे तो लेखक ने मना कर दिया। जब लेखक ने मना कर दिया, मना मतलब उन्होंने शुक्रिया कह दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखा, गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। अब देखिए नवाब साहब ने क्या किया। नवाब साहब ने दृढ़ निश्चय किया और इसके बाद सबसे पहले तौलिया झाड़ कर बिछाई, ककड़ी उठाई, नीचे से लोटा उठाया, फिर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया, मतलब दोनों ककड़ी को धोया। फिर तौलिए से पोंछा और तौलिए से उन्हें पोंछा। जेब से चाकू निकाला। चाकू निकालने के बाद दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला, मतलब दोनों ककड़ी काटी और उन्हें गोद कर उनका झाग निकाला। फिर खीरों का बहुत ही एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। मतलब इसके बाद उन्होंने बड़े ही तरीके से ककड़ी को छीला और छीलने के बाद उन्हें उनके टुकड़े किए, मतलब उन्हें काटा और काटने के बाद बड़े ही तरीके से उन्हें तौलिए पर सजा दिए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। मतलब लखनऊ में नियम है कि जो ककड़ी बेचने वाले होते हैं वो जानते हैं कि ककड़ी का स्वाद कब बनता है, इसलिए स्वाद बनाने के लिए वह जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च साथ में दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अर्थात सबसे पहले नवाब साहब ने जो ककड़ी काटी हुई थी उसके ऊपर जीरा नमक डाला और फिर लाल मिर्च डाल दी। लाल मिर्च डालने के बाद उसे सजा रहे थे तो ऐसा दिख रहा था लेखक को कि उनका मुंह में पानी भर गया है। हम कनखियों से देख रहे थे, सोच रहे थे मियाँ रईस तो बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में असलियत उतर रहा है। मतलब लेखक सोच रहा है कि बताओ ये नवाब साहब हैं, अमीर बनते हैं, बताओ ककड़ी खा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ में बालम खीरा है। मतलब नवाब साहब ने फिर लेखक को देखकर एक बार और पूछा, क्या आप शौक़ फरमाएंगे? नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुँह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, क़िबला शौक़ फरमाइए। मतलब लेखक ने क़िबला शौक़ मतलब केवल आप शौक़ फरमाइए। ठीक है। लेखक ने क्या किया कि जब लेखक से नवाब साहब ने पूछा कि क्या आप ककड़ी खाना पसंद करेंगे, तो लेखक ने जब ककड़ी को कटते हुए देखा तो उनके मुंह में पानी आ रहा था और लेखक ने का इच्छा थी कि वह ककड़ी खाए, परंतु लेखक पहले मना कर चुका था। अब अगर वह हाथ कहता तो उसकी बेइज्जती होती, इसलिए उसने आत्मसम्मान बचाने के लिए लेखक ने मना कर दिया कि वह ककड़ी नहीं खाएगा। आगे देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास मतलब दीर्घ सांस लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंदी। मतलब देखो यहाँ पर नवाब साहब ने जब सब कुछ कर लिया, उस पर नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी, तो उस ककड़ी को पहले तो बाहर देखकर लंबी सांस ली, फिर उस ककड़ी की जो फाँक थी उसको उठाया, मुंह तक ले गए, नाक के पास उसको सूंघा, मन भर के सूंघा, आँख मूंद कर पलकें मूंद कर उसके स्वाद का आनंद लिया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि नवाब साहब ने बड़े ही
जो ककड़ी थी उनको लिया और होंठों तक ले गए, सूंघा, और सूंघने के बाद बड़ा ही उसका मन से रस स्वादन लिया और बाहर फेंक दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ, पलकें मूंद ली और मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया और यानी उन्होंने ककड़ी बाहर फेंक दी। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब भाई ऐसा बार बार कर रहे थे। हर बार ककड़ी के फाँक को उठाते, नाक तक ले जाते, आंख बंद करके उसको सूंघते और सूंघकर उसका स्वाद की केवल कल्पना करते और कल्पना करने के बाद उस ककड़ी के हिस्से को खिड़की के ट्रेन के बाहर फेंक देते। ऐसा उन्होंने बार बार किया और ऐसा वो तब तक करते रहे जब तक सारी ककड़ी ख़त्म नहीं हो गई। आगे लिखा हुआ है, नवाब साहब ने खीरे यानी ककड़ी की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो यह कह रहे हो कि यह खानदानी रईसों का तरीका है। मतलब लेखक को ऐसा लगा, लेखक ने ऐसा महसूस किया कि अपनी जो उन्होंने ककड़ी ली, ककड़ी को खाने का जो तरीका था, खाने का ना सूंघने का जो तरीका था कि सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देना, इस तरीके से शायद नवाब साहब अपनी रईसी लेखक को दिखाना चाह रहे थे कि देखो एक है खानदानी रईस। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा है, ख़ानदानी तहसीब, नफासत और नजाकत। अर्थात नवाब साहब ने देखिए ककड़ी फेंकने के बाद, हाथ और मुंह पहुँचने के बाद वह आराम से लेट गए और इस लेटने से मुझे उनकी तहजीब, नफासत और नजाकत समझ में आई। देखो वो अपने ख़ानदानी पेशा को दिखा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने से कि इस तरीके को कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका इसे ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। अर्थात लेखक ये कह रहा है कि ककड़ी का इस तरीके से इस्तेमाल करना, उसको सूंघना, सूंघकर उसका मन में स्वाद लेना, कल्पना करना और फिर फेंक देना, हो सकता है इससे मन की तृप्ति हो जाए, लेकिन क्या इससे भूख मिट सकती है? नहीं, भूख इससे नहीं मिट सकती। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। तभी लेखक को, जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा जब पेट भर जाता है तो हमें डकार लेते हैं। ऐसे ही तभी लेखक को, जब लेखक सोच ही रहा था, तभी लेखक को नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अर्थात लेखक को देखकर नवाब साहब बोले कि खीरा बहुत लजीज होता है लेकिन पेट पर इस बोझ डाल देता है। इस बात को सुनकर लेखक कहता है कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तब लेखक बोलता है कि उनकी ये बातें सुनकर, उनका ये स्वभाव देखकर मेरे तो भाई ज्ञान चक्षु खुल गए। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ जा सकता है क्या? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि खीरे की स्वाद और कल्पना से डकार आ जाए? अगर ऐसा हो सकता है तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? मतलब लेखक कह रहा, यदि खीरे की सुगंध, स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों की भी कहानी बनाई जा सकती है। इस तरीके से बेटा ये पाठ समाप्त हुआ।